अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन एट अ कंडक्टिंग सरफेस। हम लोगों ने EMD2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो में हमारे पास 15 है, रिफ्लेक्शन एट कंडक्टिंग सरफेस। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि ग्रिफिथ की बुक को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए जो इस बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये मेरे पास 4 इक्वेशंस लिखी हुई हैं। ओके, मैक्सवेल की 4 जो मेरे पास ना इक्वेशन लिखी हुई हैं। जो ये मेरे पास इक्वेशंस हैं, ये किस केस में है? कंडक्टिंग सरफेस में है। ओके, तो जो लास्ट वीडियो थी, लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने नॉन कंडक्टिंग मटेरियल देखा था। यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होता है? फ्री चार्जेस होते हैं। तो फ्री चार्जेस का मतलब क्या होता है? हमारे पास करंट होता है। ओके, तो अब जो मेरे पास ये बाउंड्री कंडीशंस हैं, जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं सामने, ये फ्री इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्जेस हैं। तो इसलिए जो जनरल इक्वेशन है वो हमने इधर लिख दी हुई है। ये हमारे पास क्या है? फ्री चार्ज। ये हमारे पास क्या है? फ्री सरफेस चार्ज है। और के एफ क्या है हमारे पास है? ये हमारे पास फ्री सरफेस करंट है। अगर हमारे पास फ्री चार्जेस हैं तो इसका मतलब है वो हमारे पास फ्री करंट भी होगा, जिसको हम के एफ से डिनोट कर रहे हैं। और एन क्या है? ये हमारे पास कोई पोलराइजेशन नहीं है, बल्कि एन हमारे पास सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर है। ये वाला एन क्या है? सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर है। अब हम यहाँ ये देख लिखा हुआ है कि हम 2 मीडियम लेते हैं। ओके, तो एक मीडियम कंडक्टिव मटीरियल है और एक मीडियम हमारे पास नॉन कंडक्टिव मटीरियल है। तो ये मेरे पास मटीरियल मीडियम है, ये मेरे पास नॉन कंडक्टिंग मटीरियल मीडियम है, और ये मेरे पास कंडक्टिंग मटीरियल है। ओके, तो अब ये बुक पर चलते हैं। तो फॉर ओमिक कंडक्टर, ये हमने यानी कि लास्ट वीडियो में ये देखे थे, स्टडी किया हुआ था कि जो मेरे पास था, ये देखिए, जो ओमिक लॉ के मुताबिक जो मेरे पास जे था वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था ई के। तो इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हमने ये लगाया, सिग्मा को लगाया साइन। ओके, तो ये मेरे पास ओहमिक कंडक्टर के मुताबिक हमारे पास ये फार्मूला है। तो अब ये जो हमारे पास ओहमिक कंडक्टर है, जो ओहम लॉ, वो क्या कहता है? इस वीडियो में इसमें हमने देखा था कि जो मैं उस ओहमिक लॉ होता है इसका फार्मूला में इसके होता है, यानी कि जो एफ जी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हमने ये सिग्मा लगाया। तो ये ओहमिक लॉ है। तो ये क्या कहता है कि जो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ये हमारे पास इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बाउंड्री। यानी कि इस लास्ट वीडियो में इस बात पर हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कि जब भी कोई सरफेस मटेरियल या कंडक्टर होता है, उसकी सरफेस पर फ्री चार्जेस नहीं होते, बल्कि वो एजिस के किनारे की तरफ जाना स्टार्ट होते हैं। तो जिसकी वजह से जो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनफाइनाइट पर हो जाती है। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो मेरे पास प्रोपगेशन होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो पैरेलल होती है टू द सरफेस, वो परपेंडिकुलर नहीं होती। ओके, तो परपेंडिकुलर क्यों नहीं? क्योंकि तो हमारे पास फ्री चार्जेस ना होने के बराबर होते हैं। इसकी मैंने एग्जांपल ये दी थी कि जिस तरह हमारे पास पाकिस्तानी रुपया होता है, डॉलर जितना मर्जी ऊपर चला जाए, 250 हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, तो पाकिस्तानी रुपया ही रहेगा, अगर तो उसकी वैल्यू बहुत ही कम क्यों ना हो जाए। तो यही वजह है कि जब जो मेरे पास कंडक्टर की सरफेस पर जो मेरे पास फ्री चार्जेस होते हैं, वो एजेस की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो मेरे पास होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होता, बल्कि उसके पैरेलल होता है। ओके, तो अब यहाँ देखें कि जिस तरह मैंने ये आप लोगों को सामने ये लिखा हुआ है कि ये मेरे पास फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, ये नॉन कंडक्टिंग मटीरियल मीडियम है, और एक कंडक्टिंग मीडियम है। तो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? जो कि ट्रैवल कर रही है इस साइड पर, जिसकी वेलोसिटी वी आई है। ओके, इस V1 है इस साइड पर। ओके, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम नाम लेते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के 90 एंगल पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो ये है, और ये मेरे पास रिफ्लेक्टिंग है। तो अभी यहाँ देख लिखा हुआ है कि ये मेरे पास जो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स है वो मेरे पास ये हैं। ओके, अब जो ये वैल्यू है, ये उसको हमने बार बार पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास ये है। ओके, इन इंसिडेंट केस में डन हो गया। अब जो एक्स है, ये वही क्या शो कर रहा है कि जो मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जी एक्सिस के लॉन्ग, ये क्या है? ये मेरे पास जी एक्सिस है, ये जी एक्सिस है।
तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो जो मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो तो मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है प्रोपेगेट अलोंग दिस जी एक्सिस, लेकिन जो इसका एक्स कंपोनेंट है वो ये है, जो वाई कंपोनेंट है ये है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग दी एक्स एक्सिस पोलराइज है, और जो वाई कंपोनेंट है जो यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग दी वाई पोलराइज है, जिसकी वैल्यू ये लिखी हुई है। ओके। अब इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड हो, जब क्या होगा कि कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा उसकी वैल्यू ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है, मैग्नेटिक फील्ड की ये है। अब फ़र्क क्या आया है कि अब यहाँ माइनस आ गया है और यहाँ भी हमारे पास क्या है, माइनस आ चुका है। डन हो गया। क्या है, माइनस माइनस क्या शो कर रहा है कि रिफ्लेक्टिंग को शो कर रहा है। ओके। तो इसी तरह जो मेरे पास ट्रांसमिटेड मटेरियल होगा या ट्रांसमिशन होगी, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो ये होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारे पास कंपोनेंट है वो ये होगा। अब इसमें देखिए पॉजिटिव आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया है। सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव क्या शो कर रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन है, कि इससे टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन चुकी है उसको नेगेटिव शो कर रहा होता है। तो अब यहाँ ये लिखा हुआ, ये तीन इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई हैं। ओके। अब इसमें फ़र्क देखें कि जो मेरे पास ये जो आया ना कांस्टेंट, इसमें थोड़ा सा ये चेंजिंग आई है। ओके। कि जो मेरे पास ये इजाफी जो है ना, ये कांस्टेंट कहाँ से आ गया है, तो इंशाल्लाह इसका जो डिटेल में जवाब होगा ना वो हम देखेंगे। ये जो वीडियो नंबर 16 है इसके बी पार्ट में, जब हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव्स इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड पर बात करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें हम देखेंगे कि जब कांस्टेंट वो कहाँ से आते हैं। अच्छा, अब ये हो गया। तो विच इज़ अटेन्यूएटेड एज इट पेनिट्रेट्स इनटू कंडक्टर, इसका मतलब क्या है कि जब वेव ट्रांसमिट हो जाती है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे नॉन कंडक्टिंग मीडियम से कंडक्टिंग मीडियम में चली जाती है, तो वो पेनिट्रेट करती है कंडक्टर के ऊपर, कंडक्टर में यानी कि जो स्किन डिप्ट होती है इसकी। ओके। जो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी की हुई है, स्किन डेप्ट, ये देखें स्किन डेप्ट लास्ट वीडियो में स्टडी किया हुआ है। यानी कि मतलब क्या है कि उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रांसमिटेड होती है, वो कंडक्टर के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और एटेन्यूएटेड होती है। इसका मतलब क्या है कि टाइम गुजरने के साथ साथ जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो इसकी एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ट्रांसमिटेड वेव की, वो कम होती जाती है। ओके। अब हम बात करते हैं जो इसकी बाउंड्री कंडीशंस पर हैं, उस पर बात करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन में जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो भी जीरो होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का वो भी जीरो होता है। क्यों? क्योंकि हम पहले ये इधर अर्ज कर चुके हैं। किधर गया, ये देखें। ओके। जब हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक के ओहमिक के कंडक्टर के मुताबिक ओहमिक लॉ के कंडक्टर जो सरफेस के पास जो चार्जेस होते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं, उसकी वजह से जो मेरे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता है। ओके। तो जब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो जीरो होता है, तो जो मेरे पास बाउंड्री कंडीशन है वो हमारे पास, यानी कि जो पहली बाउंड्री कंडीशन होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, जीरो की इक्वल हो जाती है। यानी कि ये भी जीरो हो जाती है, ये भी जीरो हो जाती है, क्योंकि जो मेरे पास मीडियम वन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, मीडियम टू में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो जीरो हो जाते हैं। तो सिमिलरली जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो होगा, तो जब हमारे पास ये है ये भी क्या हो जाएगी, जीरो की इक्वल हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं जो मेरे पास थर्ड बाउंड्री कंडीशन है, सॉरी सेकंड बाउंड्री कंडीशन ये है। जब जिस तरह हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जीरो हो गई है, इसी तरह हमारे पास ये बाउंड्री भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो भी जीरो है, तो सिमिलर ये भी जीरो होगा, तो जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड जो मेरे पास बाउंड्री कंडीशन है। तो थर्ड बाउंड्री कंडीशन में जो मेरे पास है ये क्या है जी, ये मेरे पास पैरेलल कंपोनेंट है। तो ये बात पहले मैं इसी लाइन में मैं बता चुका हूँ कि एग्जाम्पल के साथ, जो पाकिस्तानी रुपये की मैंने एग्जाम्पल दी कि डॉलर के साथ जितना बढ़ी ऊपर हो जाए तो पाकिस्तानी रुपया ही रहता है। तो इसका यही मतलब होता है कि जो मेरे पास जो कंडक्टर जो सरफेस है उसकी सरफेस कंडक्टर की सरफेस पर जो चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस, वो ना होने के बराबर जाते, बल्कि वो चार्जेस मूव कर देते हैं उसी कंडक्टर की उसकी सरफेस की किनारों की तरफ। ओके। तो लिहाजा जो मेरे पास एक्टिव फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस नहीं होगा, बल्कि वो पैरेलल टू दी सरफेस होगा, और उसी पैरेलल टू दी सरफेस में जो हमारे पास वेव होगी वो प्रोपेगेट करती है। तो अब थर्ड बाउंड्री कंडीशन में देखें, ये पैरेलल इधर क्या है, कंपोनेंट से परपेंडिकुलर, तो ये तो जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो अब पैरेलल आ गया, तो पैरेलल केस में हमारे पास जो होगी वैल्यूज वो हमारे पास इस तरह की एग्जिस्ट करेंगी। ये हमारे पास ओके, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, और ये हमारे पास क्या है, ट्रांसमिटेड पार्ट है। यानी कि क्या है कि जो हमारे पास ये है ना, ये वाला, ये ये इधर ही रहेगा, तो ये इधर का आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें क्या है, दो पार्ट है ना, एक मीडियम वन में
ये है एक ये वन पार्ट, एक ये पार्ट है मीडियम वन में। ओके, तो इसमें जो हमारे पास होगा ये इंसिडेंट पार्ट होगा और ये रिफ्रैक्टरी पार्ट होगा, तो यही हमने लिखा हुआ है। ओके, तो ये ट्रांसमिटेड है, ये है। तो अब हम बात करते हैं जो चौथी बाउंड्री कंडीशन है वो हमारे पास क्या है। तो जो चौथी बाउंड्री कंडीशन में उसमें जो आपको के एफ है वो ज़ीरो था, ये मैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेरे पास सरफेस होती है कंडक्टर की उस पर जो फ्री चार्जेस नहीं होते, जिसकी वजह से जो हमारे पास के एफ है वो भी ज़ीरो जाता है। अच्छा, के एफ क्या होता है? ये फ्री सरफेस करंट होता है। जब चार्जेस ही नहीं है तो करंट कहाँ से होगा? ओके, तो जी इस वजह से मेरे पास के एफ होता है उसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है? ज़ीरो की इक्वल हो जाती है। तो अब जो के एफ तो ज़ीरो हो गया, ये तो ज़ीरो हो गया, ये वाला राइट साइड पार्ट। अब जो मेरे पास लेफ्ट पार्ट है इसमें क्या है कि देखें ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल, जिस तरह ऊपर पैरेलल थी ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो अब इसमें एडिशन क्या हो चुका है? इसका एडिशन हो चुका है, इसका एडिशन हो चुका है। ओके, तो अब इसको हम मद्देनजर रखते हुए हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाली वैल्यू। यानी कि इसमें हमने क्या किया है कि जो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको देखा है। यानी कि हम जो है ना, ये चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में नहीं लिखा बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखा। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम जब मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो रिलेशन है उसको हमने मद्देनजर करते हुए लिखा है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या है? बी इज इक्वल टू ई ओवर हमारे पास क्या होता है? वी है। ओके, ये है। ओके, तो ये हमारे पास है, डन हो गया। तो यही है कि देखिए मेरे पास बी इज इक्वल टू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, वी क्या हमारे पास है? वेलोसिटी है। तो अब जो ये रिलेशन है ये इसी रिलेशन को मद्देनजर करते हुए लिखा है कि जब हमारे पास बी वन क्या है जी? मीडियम वन है। मीडियम वन में दो पार्ट हैं, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, जबकि मीडियम टू में सिर्फ एक ही पार्ट है। तो मीडियम वन में हमारे पास दो पार्ट्स आएंगे, ये तो ज़ीरो है ना, तो मीडियम वन में देखिए मेरे पास दो पार्ट्स हैं ये वाले। ओके, मीडियम टू में जो ये इसको इधर ले आए पॉजिटिव कर दो, आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो ये क्या है एक्चुअली? ये मेरे पास ये कॉमन, हमने जो वी वन है इधर भी आता है और वी वन इधर भी आता है, तो इसको हमने बाहर निकाले तो वी वन कॉमन आ गया। तो अब ऊपर वाले रिलेशनशिप को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, ऊपर वाला इस तरह भी, और जो जहाँ जो हमारे पास ये बीटा है वो बीटा इसके इक्वल होता है। यानी कि जब इसको हम मैनेज करेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं बीटा की फॉर्म में, और जो बीटा हमारे पास क्या है? यू वन वी वन ओवर यू टू ओमेगा और के टू है हमारे पास। जो जो रिजल्ट है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि जो ये देखना 82 इक्वेशन है, 82 इक्वेशन किधर है हमारे पास? 82, ये मेरे पास 82 की इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जब हमने ये स्टडी किया था इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक के मुताबिक भी हम ऊपर वाले रिजल्ट को इस तरह लिख सकते हैं। तो इसमें पास एक बात का ख्याल रखना है, जो मेरे पास बीटा है ना, ये वाला बेटा बीटा मेरे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आगे एक बात बताई गई है कि अगर हम परफेक्ट कंडक्टर की बात करें, अब परफेक्ट कंडक्टर हमने लास्ट वीडियो में, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये डिटेल में डिस्कस किया हुआ कि जो परफेक्ट कंडक्टर है वो हमारे पास ये इसकी कंडीशन ये होती है। ओके, ये हमारे पास क्या है? परफेक्ट कंडक्टर है, जिसको हम गुड कंडक्टर का भी नाम देते हैं। तो अगर हम परफेक्ट कंडक्टर की बात करें तो उसमें सिग्मा की इन्फिनिटी होती है। इसका मतलब है कि जो मेरे पास के टू है वो भी इन्फिनिटी है। तो अगर हमारे पास के टू भी इन्फिनिटी है तो हम अगर 146 इस इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए देखें, अगर हमारे पास ये इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है जो हमारे पास बीटा है वो भी हमारे पास क्या है? इन्फिनिटी है। तो अगर हमारे पास बीटा इन्फिनिटी है तो ये है, तो ये इन्फिनिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? मल्टीप्लाई करें तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है तो जब इसको हम मैनिपुलेट करके लिखेंगे तो हमारे पास इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, कि जो मेरे पास है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और जो मेरे पास ट्रांसमिटेड है ये चूँकि मेरे पास क्या है? इन्फिनिटी आ चुका है बीटा, यानी कि जो मेरे पास बीटा वो इनफाइनाइट हो चुका है। तो लिहाजा जो हमारे पास ट्रांसमिटेड होगी वेव वो हमारे पास क्या होगी? उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इन दिस केस द वेव इज टोटली रिफ्लेक्टेड। यानी कि हम जानते हैं कि जो मेरे पास परफेक्ट कंडक्टर होता है, जो अच्छा कंडक्टर होता है, उसमें जो मेरे रिफ्लेक्शन होती है वो टोटल 180 के एंगल पर होते हैं। यानी कि जितनी ही इंसिडेंट करेंगी उतनी ही रिफ्लेक्टेड हो जाती है, कि जितनी ही इंसिडेंट वेव आएंगी उतनी ही वापस चली जाएंगी। किस केस में होता है? कंडक्टर में होता है, पर गुड कंडक्टर में, यानी कि परफेक्ट कंडक्टर में होता है, क्योंकि वहाँ जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट को पहुंची होती है, यानी कि फेज शिफ्ट 180 का होता है उधर।
तो यही वजह था, डेट्स वाई यही वजह है कि जो एक्सीलेंट, जो अच्छे कंडक्टर होते हैं, जो गुड कंडक्टर होते हैं, हम गुड मिरर का भी नाम देते हैं। ओके, तो इन प्रैक्टिस यू पॉइंट अ थिन कोटिंग ऑफ सिल्वर इनटू द बैक ऑफ द प्लेन ऑफ ग्लास, यानी कि जो हमारे पास ग्लास होती है ना, तो उसकी जो बैक साइड पर जो हम पेंट करते हैं सिल्वर का, वो हम थिन करते हैं, उसकी मोटी मोटी तह नहीं लगाते, बल्कि ब्रीक से लगाते हैं, क्योंकि जो सिल्वर सिल्वर होता है ये भी गुड कंडक्टर के तौर पर, ये गुड कंडक्टर, ये परफेक्ट कंडक्टर के तौर पर ये मेरे पास बिहेव करता है। तो इसलिए जो मेरे पास जो ग्लास में जो रिफ्लेक्शन होती है वो टोटली 180 की एंगल पर ही होती हैं, ये टोटल जो इंसिडेंट होती हैं वो रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। ओके, तो यही आज का हमारे पास टॉपिक था। हम थिक लेयर क्यों नहीं करते, हम थिन ही लेयर क्यों करते हैं, पतली लेयर क्यों करते हैं, क्योंकि जो मेरे पास इसकी स्किन डेफिनेट सिल्वर की वो 100 जो टंगस्टन है उससे लेस होती है। इसकी जो ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी पर जो मेरे पास सिल्वर की जो स्किन डेप्थ होती है वो 100 जो टंगस्टन है उससे कम होती है। यही वजह है कि जो मेरे पास सिल्वर की हम पतली ही लेयर करते हैं, इसकी थिक लेयर को यूज़ नहीं करते। तो यही आज का मेरे नाश्ता टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर।